नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। मैं मैथ्स एक्सपर्ट लक्ष्मी चंद गौड़ स्वागत करता हूं आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। यहां आप देख रहे हैं कि आपकी हिंदी भाषी छात्रों के लिए हिंदी माध्यम में विषय से संबंधित आपके टॉपिक वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ब्रह्मास्त्र क्लास की पूरी टीम आपको आपके विषय से संबंधित सारे वीडियो यहाँ पर हिंदी माध्यम में आपसे उपलब्ध कराएगी। इसी श्रृंखला में मैथ का हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं। तो कक्षा 10 का जो वीडियो कल स्टार्ट किया गया था, जिसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे, तो वास्तविक संख्याएं के बारे में जितना पढ़ लिया था उससे आगे आज पढ़ने वाले हैं। तो वास्तविक संख्याओं के सबसे पहले तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि आखिरी वीडियो का टॉपिक जो खत्म हुआ था वो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय पर खत्म हुआ था। तो विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का क्या था? ये यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का आपको पता था, क्या बताया गया था कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल 2 संख्याओं या 3 संख्याओं या 4 संख्याओं के HCF निकालने के लिए किया जाता है। तो HCF यानी महत्तम समावर्तक यहाँ निकालेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। कल यहाँ केवल यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के बारे में बताया था, इसका इस्तेमाल करना नहीं हो पाया था। तो आज इसे ऐसा कोशिश करेंगे कि कम से कम आपका वास्तविक संख्याओं के जितने भी आपके यहाँ एक्सरसाइज हैं वो आज इस वीडियो में ख़त्म कर दी जाए। तो शुरू करते हैं। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का क्या था? यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का इस तरीके से थी, तो यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि r b से छोटा 0 के इक्वल, और ये वही है। अगर इसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या था? ये भाज्य, ये b था भाजक, और ये था भागफल, और यहाँ पर है शेषफल। अब इसका इस्तेमाल HCF निकालने में कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो मान के चलते हैं कि 2 संख्याएं यहाँ ले लेते हैं, 2 संख्याओं का HCF निकालेंगे। यहाँ मान के चल रहे हैं कि 25 और 120 का HCF, 120 का HCF किससे? यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड की विभाजन प्रमेय के से 25 और 20 का HCF निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकलता है? वैसे आप 2 संख्याओं या 3 संख्याओं के HCF निकालने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। लेकिन यहाँ पर आपके टॉपिक से जुड़ा हुआ यूक्लिड है, तो यूक्लिड को भी आपको सीखना है। देखते हैं किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में लगाएंगे भाग। अगर छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग पूरा चला जाता है, यानी शेषफल 0 आ जाता है, तो वो छोटी संख्या और वो बड़ी संख्या दोनों का HCF वही होगा, छोटी संख्या। लेकिन अगर नहीं आता तो आगे यहाँ एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कैसे पूरा करते हैं वो देखते हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे क्या देखेंगे कि आखिरी में जिस संख्या का भाग चला जाता है वही इस संख्या का क्या होगा? HCF। तो देखें, शुरू करें। जैसे यहाँ पर 25 का किस में भाग लगाया जा रहा है? 120 में। 25 का 120 में भाग लगाते हैं, शुरू करते हैं। तो 25 के लिए 25 चौके होता है 100, 25 चौके 100, ये 0, यहाँ 2 और ये आपके कट गए। अब यहाँ पे 20 बचा है, तो क्या करेंगे? इसे लिखेंगे किस तरीके से? विभाजन प्रमेय से इसे लिख लेते हैं। 120 हो गया भाज्य, और आपका हो गया 25 भाजक, भागफल हो गया 4, शेषफल हो गया 20। अब इसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो आपका भागफल है, ये भाजक और शेषफल है, उसका भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 20 का लगाया जाएगा किसमें? 25 में भाग। फिर लगाते हैं तो 25 के एक बार, कितना बचा? 5, ये कट गए। तो इसे फिर विभाजन प्रमेय के फॉर्म में लिख लेते हैं। 25 बराबर 20 गुणा 1 प्लस 5। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, फिर वही प्रोसेस करते हैं कि शेषफल का फिर भाजक में भाग लगाते हैं।
5 का लगाया किसमें 20 में, कितनी बार 4 बार, बात खत्म हो गई। यहाँ पर शेषफल आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0 है, खत्म हो गया। तो यहाँ पर इसको विभाजन प्रेमिका के तौर पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 बराबर 5 गुणे 4 प्लस शेषफल आपका क्या है 0। तो आपको बताया गया है कि जो जिस आखिरी में जिस संख्या से भाग लगाया जाता है और शेषफल 0 आ जाए वही संख्या इसकी क्या होगी एचसीएफ होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट में सबसे लास्ट में 5 का भाग लगाया गया है और शेषफल 0 आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर 25 और 120 का HCF क्या निकाला, 25 और 120 का HCF निकाला आपने 5, किससे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका द्वारा। अब यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को एक साथ लिखें, एक साथ कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो देखें किस तरीके से क्या क्या किया। इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ वैल्यू देख लेंगे। सबसे पहले तो ये है, एक था आपका 120, 25 का भाग लगाया गया था तो 120 बराबर 25 प्लस 4 20। फिर क्या था 25 बराबर 20 गुणा 1 प्लस 5। आखिरी में क्या था 20 बराबर 5 गुणा 4 प्लस शेषफल 0। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी विभाजन प्रेमिका को। ऐसे सॉल्व किया जाता है क्योंकि बार बार भाग लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। आप वैसे बड़ी क्लास में आ गए हो तो बच्चों की तरह भाग लगाना अब आपके लिए दूर की कौड़ी है। आप तो यहाँ पे क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में इनको कोशिश करेंगे, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करेंगे। भाग लगाने का मेथड हो गया पुराना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो विभाजन प्रेमिका से आपने देखा कि आखिरी में किसका भाग लगाया 5 का, तो 5 आ गया इसका HCF। दूसरा तरीका था गुणनखंड विधि। अब थोड़ा एक काम करते हैं कि ये भी चेक कर लेते हैं कि HCF सही है या नहीं। सही होने के लिए आपके पास पुराना मेथड है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से करके देख लेते हैं इसको। देखें गुणनखंड विधि क्या है। गुणनखंड विधि आपको पता है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। गुणनखंड विधि सबसे पहले तो कर लो आप 120 का, शुरू करते हैं 2 से, फिर यहाँ पर 30, फिर 2 से 15, फिर यहाँ पर 3 से 5, 5 के बाद 1 आ गया और किसका लगाना है 25 का, तो ये तो 5 से ही होगा। यानी 120 के गुणनखंड क्या आ गए, 120 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और 25 के गुणनखंड क्या आ गए 5 गुणे 5। HCF निकालने का तरीका क्या है, HCF निकालने का तरीका क्या है कि सीधा सा है, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर 5 नहीं है, ये 5 दिख रहा है एक कॉमन। यानी HCF यहाँ पर आप इस तरीके से लिख देते थे कि सर HCF क्या हो गया 5। तो उस विधि से भी HCF निकला 5, इस विधि से ही HCF निकला 5। तो इसका मतलब ये है कि दोनों विधियां एक ही हैं, बस मेथड अलग है, प्रक्रिया अलग है। वैसे भी मैथ में कोई भी विधि लगाए आंसर एक ही निकलता है, अलग अलग विधि से करने पर भी एक ही आंसर आता है। नहीं तो ऐसा होता कि भैया अगर अलग विधि का इस्तेमाल करते तो पता चलता आपकी बुक में जो आपकी प्रश्नावली के आंसर हैं उनमें पता चले कि 2 4 5 10 आंसर हो, आप कितने आंसर करें किस विधि से करें परेशान हो जाते। तो मैथ में ये फायदा है आपके लिए कि एक क्वेश्चन का केवल एक ही आंसर होता है, चाहे आप किसी भी विधि से कर लें। अब इस विधि के बाद क्या है, इस विधि के बाद एक और प्रमेय है, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज 3.1 में यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से संबंधित कुछ सवाल है, या सवाल क्या यही है HCF निकालना। 2 संख्याएं दी गई, उनसे 2 संख्याओं को HCF निकालना है, इसी से संबंधित सवाल हैं। आप क्या करेंगे कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके बाद जो नहीं क्वेश्चन आते हैं उनको आप डिस्कस करेंगे यहाँ ब्रह्मास क्लासेस के साथ। तो आपकी मदद की जाएगी उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। वैसे सारे क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए।
अब यहाँ एक्सरसाइज 3 पॉइंट के बाद एक और मेथड है, क्या है, अब है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि तो आपकी पुरानी विधि है, इसे तो आप अच्छे से इसे ऐसे कह सकते। एक और है इसका नाम अंकगणित की गुणनखंड विधि या गुणनखंड प्रमेय। उससे आप इनके एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकाल दिए आपने, एलसीएम निकाले, एलसीएम भी निकाले। एलसीएम निकालने के लिए वही तरीका है, गुणनखंड करो और सॉल्व करो। और तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज यानी 3.1 एक्सरसाइज 3.2 में केवल गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। और क्या है इसमें, एक चीज और है, गुणनखंड विधि के साथ साथ आपकी अपरिमेय संख्याएं और हैं। तो कल डिस्कस की गई थी कौन कौन सी टॉपिक हैं। गुणनखंड विधि वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, आपको बताने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। और फिर यहाँ पर कंपेयर भी करना है कि यूक्लिड से किस तरीके से निकालेंगे और गुणनखंड विधि से किस तरीके से निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर भी यहाँ पे कर लिया, उनमें भी ऐसा ही कि दोनों मेथड से आपको निकालना है, चेक करना है कि गुणनखंड सेम आ रहा है, एचसीएफ सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, एक्सरसाइज 3.2 एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपके लिए बहुत छोटी है। आप उसे 10 या 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं चाहें तो कभी नहीं होगा। लेकिन आप चाहेंगे कि उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लें, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं। हिंदी माध्यम की क्लास वाले बच्चे बहुत परेशान रहते थे कि यहाँ पर कोई भी क्लास, ऑनलाइन क्लास आपको हिंदी मीडियम में आपका मटेरियल उपलब्ध नहीं करा रही है थी। तो ब्रह्मास्त्र क्लासेस ने आपके लिए यहाँ पर शुरू की है हिंदी माध्यम की क्लासेस। तो यहाँ आगे चलते हैं, क्या देखें एक्सरसाइज 3.2 में क्या है, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आपने कल नोट की थी। अपरिमेय संख्याओं के बारे में कल अच्छे से बताया गया था। परिमेय संख्याओं के जस्ट बाद अपरिमेय संख्या थी। वे संख्याएं जो परिमेय फॉर्म में नहीं बदल सकती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं से जुड़ी हुई कुछ थ्योरम भी यहाँ पर हैं और कुछ सवाल भी हैं। तो वो थ्योरम उन्हीं सवालों को सॉल्व करने के लिए हैं। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, मान के चलें। जैसे क्या है, √2, √2, √3, √5, या इस तरीके से भी क्वेश्चन है कि आपका लिखा हुआ है 2 + √3, या कहीं पे लिख दिया है कैसा क्वेश्चन, 5 - 2 √2। इन संख्याओं को ऐसे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन ये जो ब्रैकेट में कर लेते हैं इनको, आपको ये लाल घेरे में जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और इन अपरिमेय संख्याओं को आप जानते हो कि भैया अपरिमेय संख्याएं, लेकिन इसमें क्या है कि आपको सिद्ध भी करना है कि सिद्ध करो कि दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। केवल ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, संख्या है। अब मान के चलते हैं कि इनमें से कोई एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, ये ले ली, ये ले ली या ये ले ली, कोई भी संख्या ले लें। आप बताएं कौन सी संख्या। जैसे यहाँ पे √3 ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, √3। √3 को दिखाना है कि अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन दिखाना है, शो करना है कि किस तरीके से अपरिमेय संख्या, क्यों है अपरिमेय संख्या। इसमें कोई ना कोई तो अलग प्रॉपर्टी होगी कि अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, तो इसे सिद्ध करने के लिए यहाँ जो गिवन दिया गया √3, तो इसको हल करने के लिए क्या विधि है, देखें यहाँ मान लेते हैं कि माना
माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो भाई ये क्या हो रहा है, आपने देखा कि ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन यहां पर क्या लिख दिया गया कि माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, यहाँ तो एक लाइन लिख दी गई अपरिमेय संख्या, यानी जैसे यहाँ पर मैंने खुद ही एब्ज्यूम कर लिया है, आप एज्यूम करके चलेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या, सॉरी यहाँ क्या लिख दिया, अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या तो है लेकिन परिमेय संख्या से मान लिया गया है। अब इसे मान लिया गया है, ठीक है, मान लेते हैं कि अपरिमेय संख्या ये परिमेय संख्या है। अब एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लिया तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकता है। इस थ्योरम में यहाँ प्रूफ करते करते कहीं ना कहीं अपन लोग फॉल्ट में आ जाए, अपनी गलती कहीं पकड़ी जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये परिमेय संख्या प्रूफ हो जाए, लेकिन परिमेय संख्या प्रूफ कैसे होगी, कहीं ना कहीं मैथ का एक रूल तो टूटेगा, कोई ना कोई नियम कहीं ना कहीं भंग होगा। तो वो चेक करते हैं। यहाँ माना क्या गया, माना कि √3 एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो आपको पता है परिमेय संख्या किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या √3 को P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। यहां पर दो संख्याएं P और Q, ये P और Q आपको पता है कि कौन सी संख्याएं हैं, P और Q हैं कौन सी संख्याएं, P और Q हैं आपकी पूर्णांक। कौन सी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं। अब ये भी मान के चलते हैं कि ऐसी पूर्णांक संख्याएं कि आपस में कट सकती हैं ऐसी संख्याएं जो कट रही हैं, नहीं इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, वो संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। तो मान के चलेंगे इनको काटने के बाद एक नई संख्या मिलती है। ये P और Q कैसी हैं, आपस में अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है। तो मान के चलेंगे इनको काट के, जैसे अपन लोग काट लेते थे कोई संख्या है, यहां पे जैसे हमने लिख दिया कि यहाँ पे 30/, यहां लिख दिया कि 21 एक संख्या है, इसको काट लें तो कितने से कटेगा, ये कट रहा है 3 से, 10 और ये 7 से, तो 10/7 भी एक नई संख्या आ गई। 30/21 पहले संख्या लिखी गई थी, मान के चलेंगे 30/21 है। इसको काटने के बाद √3 का जो फॉर्म होता है वो 10/7 के जैसा हो जाता है। यानी P और Q को मान के चल लिया कि भैया ये हो गया, A और B के मान में फॉर्म आ गया। तो A और B यहाँ पर कैसी हैं, आपस में अभाज्य संख्या, ये कैसी हो जाएंगी, अभाज्य हो जाएंगी। ये तो अभाज्य नहीं थी क्योंकि कट रही थी, बल्कि ये कैसी हैं, A और B। तो यहाँ क्या है, A और B कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं में कोई चीज कॉमन नहीं आती, यानी जिन संख्याओं को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं दिखा सकते, वही तो होती है अभाज्य संख्याएं। दो संख्याओं के गुणन के फल के रूप में नहीं दिखाने वाली ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य, जिनको बिल्कुल किसी भी संख्या के गुणनफल के रूप में नहीं दिखा सकते। तो ए और बी मान लिया कि अभाज्य संख्याएं हैं, इनको काटा नहीं जा सकता, ना तो इनमें से कोई चीज कॉमन आएगी। अब ठीक है, इतना तो कर लिया। अब क्या करें, इसको डाल लो समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर, देखो भाई मैथ का नियम चल रहा है, ये ले लिया, कुछ भी मान लिया। समीकरण 1 का दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दिया, ये हो जाएगा √3 का वर्ग हो गया ये, और A/B का वर्ग हो गया ये। तो यहां पर क्या है, ये हो जाएगा 3 बराबर A²/B²। अब इसका यहाँ क्रॉस गुणा कर देते हैं, 3B² बराबर A²।
तो भैया इसको समझ लो, ये कितनी बड़ी लाइन लिख गई। दूसरा समीकरण, इसके बारे में आपको कुछ सोच समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो ऊपर अपन लोग मान रहे थे वो पूरी एक कोरी कोरी कल्पना थी, झूठी अवधारणा थी। झूठी अवधारणा क्यों थी? क्योंकि ये समीकरण और कुछ कह रहा है। ये समीकरण क्या कह रहा है? ये समीकरण तो ये कह रहा है कि जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में आ गया और अभाज्य संख्या दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में होती ही नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? ये पॉसिबल हो गया, इसका मतलब ये है कि ऊपर जो माना है वो गलत है। यहां ये समीकरण नंबर 2 क्या दिखाता है? समीकरण 2 यह दिखाता है कि क्या दिखाता है? कि यह दिखाता है कि ए स्क्वायर के दो गुणनखंड क्या गुणनखंड? दो गुणनखंड 3 और बी स्क्वायर हैं, जबकि क्या माना? ये माना था भी ऊपर, ये मान के चले थे। देखो यहां लिखा हुआ है ए और बी अभाज्य संख्याएं। जब अभाज्य संख्याएं तो गुणनखंड कैसे हो गए? ए के दो गुणनखंड कैसे हो गए? या तो ये बात गलत है या ये बात गलत है, कोई ना कोई बात गलत है। तो बात कौन सी गलत है? वो जो ऊपर मानी है, क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ के आ रहे हो कि √3 एक अभाज्य संख्या है। तो यहां अपन लोग फॉल्ट में आ गए, यानी गलती में आ गए, गलती पकड़ी गई। क्या पकड़ी गई भैया? यहां दिख रहा है समीकरण 2 ए स्क्वायर के दो गुणनखंड हैं 3 और बी स्क्वायर, जबकि माना गया था कि ए तथा बी आपस में अभाज्य हैं। क्या है भाई? अभाज्य हैं। ठीक है, अभाज्य हैं तो अपनी बात गलत हो गई। तो यहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहां नीचे एक सीधी सी लाइन आपको लिख देनी है। क्या लिख देनी है? कि जो ऊपर माना था वो गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, चूक हो गई। इसलिए जो क्वेश्चन में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो वाकई में अपरिमेय संख्या है। यहाँ गलत मान लिया गया था। हम लोगों से एक कोरी कल्पना की गई थी, एक झूठी अवधारणा मान ली गई थी कि एक वो परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अतः हमारी कल्पना की गई थी एक परिमेय संख्या की, हमारी कल्पना गलत साबित होती है। हमारी कल्पना गलत साबित होती है। जब गलत साबित हो गई अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही अंतिम सत्य है। और अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को अगर आप 10th की विधि से हल करें, वैसे यहाँ पर एक थ्योरी मेथड है। देखो मेथड, गणित में बहुत सारे मेथड चलते हैं। अब जैसे टीचरों के बताने का भी तरीका अलग होता है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक की थ्योरी थी कि इस तरीके से मान लो और इस तरीके से इसको हल कर दो, इस तरीके से इसको सॉल्व कर दो। लेकिन आप फ्री हैं, आप क्या करना, आपको एक दूसरा मेथड आपको बता दें, शॉर्टकट मेथड। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, √3 का भाग विधि से निकालना है स्क्वायर रूट। भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालोगे, पहले आप कहना कि इसका 2 अंकों तक भाग विधि से वो इस वर्गमूल निकालने पर ये शांत हो जाता है। शांत हो जाता मतलब खत्म हो जाता है। अगर वो नहीं खत्म होता तो आप कहेंगे नहीं, इसको हम 3 अंकों तक शांत कर सकते हैं। फिर आप उसे 3 अंकों तक निकालने के बाद फिर अगले बार कहोगे कि नहीं, इसे आप 4 अंकों तक कर देंगे। ऐसे ही आप ये प्रक्रिया 1 2 3 4 2 बार 3 बार दोहराने के बाद कहना, अंत में ये लिख देना कि √3 का जितने भी बार आप वर्गमूल विधि से भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, उसमें ये अंक दशमलव के बाद अंक आते ही जाएंगे।
अतः ये संख्या एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है, जो कक्षा 8वीं में आपने प्रूफ की थी, वो एक तरीका हुआ। उस तरीके से आप कर देंगे तो भी कोई गलत मेथड नहीं है। अब आगे आ जाते हैं, यही क्वेश्चन है इसमें, ये सारे क्वेश्चन यहाँ लिख दिए गए थे, आपको दिख रहे हैं, देखो यहाँ वापस दिखा दें। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है, इससे कम ही होंगे, यहाँ ज्यादा लिख दिए गए थे। 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन है उसमें, शायद 5 क्वेश्चन है, इससे अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इसके मिलते जुलते हो सकते हैं। तो आपको यही सारी चीजें यहाँ पर दिखा देनी है, ये और इसी मेथड से, तो आप इनको कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। यही सारी मेथड है कि आप शुरुआत में मान लेंगे परिमेय संख्या है और a/b के फॉर्म में कर देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पोल खुलती हुई नजर आएगी। जैसे आपकी पोल खुलेगी, मतलब यहाँ जो आपने कल्पना की थी झूठी कल्पना, वो झूठी कल्पना जैसे ही आपकी गलत साबित होगी, आप तुरंत लिख देना कि भैया गलती हो गई, गलती से कल्पना कर ली गई थी, जो कि ऊपर लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या, तो वो अपरिमेय संख्या है। अब क्या क्या पढ़ा आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में, ये सब वास्तविक संख्याओं की डिस्कस हो रही। वास्तविक संख्याओं के बारे में सबसे पहले आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। दूसरा, वास्तविक संख्याओं के लिए वो एक एचसीएफ का मेथड, यूक्लिड मेथड बढ़ाया गया। आगे एक गुणनखंड मेथड भी आपने सॉल्व किया। गुणनखंड मेथड यहाँ बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गुणनखंड का मेथड आपको पहले से ही आता हुआ। अब एक परिमेय संख्याओं वाला कॉन्सेप्ट था। आखिरी टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और एक ट्रिकी मेथड। यहाँ ट्रिकी मेथड कह सकते हैं। ट्रिकी मेथड क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि कुछ ट्रिक की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर कोई संख्या है 3/2, 3/2 में 3/2, 3 में किसका भाग लगाना है, 2 का। 3 में किसका लगना है, 2 का भाग लगाया, एक बार चला गया खटाक 1। आप फिर नहीं जा रहा है तो आप क्या करोगे, 0 बढ़ाओगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी इसका हो गया 1.5। और अगर ये कहीं ऐसा होता, मान के चलें कि ये होता 8/11, इसका भाग लगाते, देखें आप 8 में लगाएंगे 11 का भाग, नहीं जा रहा है तो यहाँ 80 कर लेंगे, 0 पॉइंट कितने बार, 7 बार, 77 हो गया। यहाँ हो जाएगा 3 और ये कट जाएंगे, फिर 30 हो गया, कितने बार, 11 दूनी 22, फिर आ गया, कितने बचे, 8 बजे, कट जाएंगे, फिर हो गया 80, तो कितनी बार, 11 7 77, फिर ये कितने बचे, 3, फिर 30, फिर 11 दूनी 22, यानी इसमें यही प्रक्रिया दोहराती जाएगी। 0.72, 72 और 72, या इसको आप कक्षा 9 की विधि से ऐसे लिख सकते हो, 72 बार, 8/11 का 72 बार। यहाँ पर तो ये पूरा कट गया, यहाँ शेषफल आ गया 0, और यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा है। आप कितनी भी बार क्यों ना कर लें, 0 नहीं आएगा। तो यहाँ 2 संख्याएं होती हैं, एक तो होती है शांत दशमलव, क्या होती है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, और दूसरी होती है अशांत दशमलव। नाम से पता चल गया आपको, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। और वैसे भी आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, ये नया टॉपिक थोड़ी है। वास्तविक संख्याएं, कोई वास्तविक संख्या जरूर एक नया वो है, लेकिन यहाँ से ये संख्याएं वो नहीं, वही पुरानी है। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण था 3/2 का, और अशांत दशमलव के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण था 8/11 का। इसमें दशमलव शांत हो जा रहा है और इसमें अशांत है, यानी इसको आगे कितने भी बार की कर सकते हैं, इसको एक विशेष प्रक्रिया के बाद सॉल्व हो जाता है। अब ये तो है छोटे छोटे क्वेश्चन, तो आपने तुरंत कर लिए आधे मिनट में, 15 सेकंड में या 10 सेकंड में। लेकिन फर्स्ट कहाँ जाते हैं, फर्स्ट तब जाते हैं जब क्वेश्चन बड़े हों। जैसे कैसे बड़े क्वेश्चन हो, आपकी जो आखिरी एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज, उस लास्ट एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, यही सारे क्वेश्चन है। जैसे यहाँ दे दिया, मान के चलें 3/1250। अब आप क्या कर लोगे, इसको कैसे बताओगे कि शांत है।
अब इसे करने भी बैठ जाओगे तो आपके 2, 4, 5 मिनट तो वेस्ट होने ही होने हैं, क्योंकि 2-3 बार तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ आप फंस जाओगे। या और भी ले ली, और भी संख्या, बड़ी बड़ी संख्या यहाँ ले ली। अब क्या करेंगे, तब भी फंस जाओगे। तो इनको करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, आप बगैर भाग लगा के बगैर कोई प्रक्रिया किए, मतलब एक प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, लेकिन बगैर प्रक्रिया किए आप क्या करेंगे, बगैर भाग लगाएं ये बता सकते हो कि ये शांत है या अशांत है। उसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप इसके हर को देखें। हर को, हर यानी ये, हर यानी ये, और ये आपको पता है ये क्या होते हैं, ये है अंश और ये है हर। अंश और हर, हमने क्या बताया आपको, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि ये अंश है और ये हर है। हर को देखना। अब हर को देख के क्या करना है, देखते ही रहें क्या, ऐसे देखते रहो बड़ी बड़ी आंखें करके, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके। किसको, बच्चों को देखें, बोर्ड को देखें या हर को देखें, भैया ऐसे देखते रहो। क्या ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं होने वाला। ये ऐसे थोड़ी सॉल्व होगा कि हर को देखते रहे, टीचर ने कहा कि अरे इस हर को देखते रहो और सॉल्व हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, कोई जादू थोड़ी है। हाँ, हर को देखें, ये कहा है तो देखें, देखते नहीं रहे बल्कि देखें। क्या देखें, किस तरीके से देखें, डंडे लेके देखें, कैसे देखें, नहीं ऐसे भी नहीं करना। आपको क्या करना है, उस हर को लेके आपको उसके कर देना फैक्टर। क्या कर देने हैं, फैक्टर। किसी भी हर को लेके आप फैक्टर कर लो। वो फैक्टर आप करोगे तो आप क्या देखोगे, एक पैटर्न, कोई भी पैटर्न आया उसमें संख्या आएंगी, 2 आएंगी, 3 आएंगी, 2 आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 15, ये सारी संख्याएं आ सकती हैं। अब वो संख्याएं तो आएंगी, अब कौन सी संख्याएं शांत कर देंगी और कौन सी संख्या अशांत कर देंगी, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप देख लें उस संख्या में अगर गुणनखंड करने पर या तो केवल 2 आ जाए, 2 की संख्याएं आ जाएं, या 5 आ जाएं। क्या आ जाएं, या तो 2 की संख्याओं का गुणनखंड बन जाए, या केवल 5 की संख्याओं का गुणनखंड बन जाए, या 2 की घात का कोई n का और 5 की घात का कोई m का कोई गुणनखंड बन जाए। सीधा सीधा ये है, इसको काटने पर 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ जाती है तो वो होगी अशांत। क्या होगी, अशांत। और अगर 2 और 5 प्योर आ रहे हैं, 2 और 5 प्योर आ रहे हैं, तो वो बनेगी आपकी कैसी, शांत। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख लो, छोटा सा क्वेश्चन था, अभी समझ में आ जाएगा। इसका जो हर था उसमें केवल 2 है और इसमें हर में क्या है, 11 है, 2 नहीं है। इसका गुणनखंड आप करोगे, 11 गुणनखंड होता ही नहीं है, पहली बात नहीं होता है, तो इसमें 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा तो यह शांत है। यहाँ लिखा हुआ है ना शांत, और ये शांत। तो यहाँ पर आप सीधा कहेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे, इसका मतलब ये है कि 3/10, 3/10 भी शांत है। और कहीं पर ले लेते हैं कि 11/27, 11/27 यानी ये गुणनखंड किसका होता है, 3 का। 3 गुणे 3 गुणे 3, भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें 3 3 3 आ रहे हैं तो यह शांत है, क्योंकि इसमें 2 आ ही नहीं रहा है, ना तो 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है। क्या आना चाहिए, प्योर आना चाहिए, प्योर 2 आने चाहिए और 5 आने चाहिए। अगर 2 के साथ और कोई संख्या है तो भी वो अशांत होगी, लेकिन अगर ये दोनों ही आ जाएं, केवल यही 2 प्योर यही, तो वो आ जाएगी क्या, शांत। चलो तो यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, इसे ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करें 2 से, ये 6 बार और ये 25। अब 5 से कर लेते हैं, 1 2 5, फिर 5 से कर लेते हैं, कितनी बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। फिर 5 से कर लेते हैं, आपने क्या देखा, 1250 में केवल 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है। इसका मतलब ये है कि बगैर भाग लगाए आपने ये मालूम कर लिया कि दी गई संख्या क्या है, ये संख्या है शांत। अब इसके बारे में आप क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। इस गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ रहे हैं तो ठीक है भैया, वो शांत है।
और 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ रही है तो आप कहेंगे क्या? अशांत। तो इस तरीके से यहां पर आपकी चैप्टर यानी अध्याय 1 से जुड़े हुए सारे के सारे जो टॉपिक हैं आपके, सारे से सारे जुड़ी जो थ्योरम है, उन थ्योरमों को यहाँ बता दिया गया है। आपका वीडियो 1 और 2 दोनों में आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। अध्याय 1 जो कि विभिन्न बोर्डों से संबंधित है, इसमें कोई भी बोर्ड ले लें आप, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे स्टेट बोर्ड, ये सारे, या एनसीईआरटी का सीबीएसई बोर्ड ले लें आप, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो दोनों ही सेम है सिलेबस। तो यहाँ अध्याय 1 जो था वास्तविक संख्याओं से जुड़ा हुआ, तो वास्तविक संख्याओं से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट यहाँ को आपको अच्छे से बता दिए गए हैं। और भी विषय से संबंधित टॉपिक आपको जो है हिंदी माध्यम में जल्दी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आप जुड़े रहें ब्रह्मास्त्र क्लासेस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।